गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमारा ये जो एक पार्ट था ना भाई बच गया था, है ना। मतलब कि मेमोरी कार्ड फुल हो गई थी, इस वजह से ये पार्ट हमारा बच गया था। तो इस पार्ट को मैं अब कंप्लीट करा दूंगा और आप लोग अब इसको देख सकते हो। देखो हमने उस उसमें क्या पढ़ा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये पढ़ रहे थे उस टाइम पर कि हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता क्या है। देखो उसमें जो गोल्डबर्ग और वेस्ट थे उन्होंने ये बताया था साफ साफ कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब जो एक्टिव मास था वो हम पढ़ चुके हैं कि भाई अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर क्या हो एक्वस फॉर्म में हो तो हम ओनली ऑन कंसंट्रेशन ही लेते हैं, लेकिन अगर वही गैस में हो तो हम उसका पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं और कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म वाली जब बच्चे पढ़ रहे थे तो मेरा मोबाइल का क्या हो गया था, खत्म हो गया था स्टोरेज। इस वजह से वो वही वीडियो बंद हो गया और आप उस चीज को पढ़ नहीं पाए। तो मैंने जब देखा कि मेरा तो कैमरा बंद ही हो गया है तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा एक वीडियो बना दूं आप सभी के लिए, जो बचा हुआ टॉपिक था उसको पढ़ाने के लिए। देखो अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, है ना यार। 2 मिनट ऐसे हो गए हैं, एक मिनट हो गया, 1 सवा मिनट, ठीक है। देखो अगर हमारे पास एक्टिव मास जो है हमारे पास सॉलिड और लिक्विड होता है तो क्या होगा, इस कांस्टेंट यानी कि देखो द एक्टिव मास ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड टेकन टू बी 1, ठीक। क्या लेंगे 1। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द amount of the substance। ठीक है, देखो बच्चे सॉलिड और लिक्विड के केस में हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे। ये आपको याद रखना बच्चे, अगर यहाँ भूल गए ना तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन खच खच नहीं होगा, ठीक है। It does not depend on the amount of the solution, amount of the substance। अगर हमारे पास सॉलिड है और लिक्विड है, भैया वो करोड़ों में क्यों ना हो, अब तुम्हें यहाँ पर फंसा देगा क्वेश्चन में। देखो हमें तो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सारी जो कहानी है हम क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। क्वेश्चन सॉल्व अगर हो भी गए, अगर IIT के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो क्या फायदा होगा पढ़ने का। तो यहाँ तो तुमको मैंने बता दिया और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब भी मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में कौन बताएगा तुमको। मेरा पढ़ा है वो याद रहेगा, ठीक है। तो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है यहाँ पर पे डिपेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब अगर हमारा सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 करोड़ हो तो कुछ हमें फर्क पड़ेगा इससे बच्चे, नहीं पड़ेगा। लिक्विड की अगर हमारी कंसंट्रेशन अगर लाखों में आ जाए तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, बताओ, पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, तो लेक्चर चल रहा है अच्छा खासा। और देखो CaCO3 अगर सॉलिड है ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है क्या, CaO, ठीक है, ये भी सॉलिड है, प्लस में CO2 ये गैस है। भाई बच्चों ने मेरे से ये पूछा कि भाई सर जी ये बताओ कि यार ये गैस में हो जाता है लेकिन यार ये सॉलिड और लिक्विड में कांस्टेंट क्यों होता है। तो देखो बच्चे हमारे पास जैसे कि यहाँ पर CaCO3 है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन हम लेते हैं, कंसंट्रेशन में हम क्या लेते हैं, मोलैरिटी ले लेते हैं।
अब ये मत बोलना कि सर जी मोलैरिटी क्यों ले रहे हैं, आप तो कंसंट्रेशन पढ़ा रहे हो तो मोलैरिटी क्यों ले रहे हो। बच्चे कंसंट्रेशन का मतलब ही है, अगर मैं कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ तो आप उसको ये मत समझिए कि कंसंट्रेशन का अलग फॉर्मूला होगा। मोलैरिटी है, देखो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम। अब गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। क्या होता है, डेंसिटी होता है। देखो क्या होता है, डेंसिटी अपॉन में मोलर मास। अब बताओ कि CO3 का डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई। कभी वाटर की डेंसिटी चेंज होती है क्या, लकड़ी की डेंसिटी चेंज होती है क्या, ग्लास की डेंसिटी चेंज होती है क्या, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अगर कभी किसी की डेंसिटी चेंज होती है ना तो भाई ये सोच लो कि वो तुम्हें गलत पढ़ा रहा है या फिर कुछ नहीं आता। किसी भी चीज की डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती है, अगर डेंसिटी चेंज हो गई तो वो सॉल्यूशन ही चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात आपको, ठीक। देखो अब डेंसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मोलर मास भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट वैल्यू ही रहेंगी तो उसके करोड़ों में क्यों ना रहे इसकी कॉन्सेंट्रेशन, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारा तो इक्विलिब्रियम है ना, ए से बी बन रहा है, बी से फिर ए बन रहा है, ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए। अगर ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, सॉलिड जो है हमारा अगर कांस्टेंट है तो क्या फर्क पड़ेगा कि वो उससे मतलब कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला। आप ये बस मान के चलिए, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का छोड़ो, इतना मान लो कि ये इसका एक रीज़न होता है कि ये कांस्टेंट हो जाती है हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बदलेगी नहीं, तो कंसंट्रेशन बदलेगी नहीं तो हमारे पास में इसकी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखो आगे की हम कहानी पढ़ते हैं इसकी। देखो बच्चों, if we take solvent in excess, if we take solvent in excess तो क्या होगा, अगर हमने सॉल्वेंट एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा। अब बताओ, देखो